हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, सब ठीक है। तो आज बेटा दिख रहा हूँ मैं? हाँ, शायद दिख रहा हूँ। ओके, तो आज बेटा हम लोग साइंस वन का मैं कोई चैप्टर आपको लेने वाला हूँ। थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, थोड़ा सा। हाँ, ठीक है अभी। ओके, तो बच्चों आज मैं साइंस वन का ग्रेविटेशन, जो आपका 10th का ग्रेविटेशन वाला चैप्टर लेके आया हूँ। फटाफट उसका मैं देख रहा हूँ कितने कम से कम टाइम में उसका मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे टॉपिक मैं ले रहा हूँ। इसके अंदर जो जो सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है, कितने मार्क्स का, क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, क्या चीज आपको स्किप करनी है, बहुत रैपिड स्पीड में मैं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बुक की भी हेल्प ले रहा हूँ, कुछ चीजें मैं लिख के लाया हूँ, उसकी भी हेल्प मैं ले रहा हूँ, दोनों चीजें मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्रेविटेशन, आपका साइंस वन का जो पहला चैप्टर है 10th क्लास का महाराष्ट्र बोर्ड का, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्या पूछ सकता है। पेज नंबर 1 पे आपके पास है ग्रेविटेशन, उसके अंदर देखो क्या सवाल पूछ सकते हैं। पेज नंबर 1 से जो मैं लिख के लाया हूं, पेज नंबर 1 से आपको ये पूछ सकता है, ग्रेविटेशन को डिस्कवर किसने किया था? ग्रेविटेशन को डिस्कवर करने वाले बंदे का नाम क्या था? उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू में आएगा ग्रेविटेशन को डिस्कवर किसने किया था, डैश बना रहेगा, न्यूटन आएगा। नेक्स्ट, पहले ही पेज पे आपको और क्या आएगा, ग्रेविटेशन इज अट्रैक्टिव। आपको ये पूछा है ग्रेविटेशन कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले सकली कशिश जो होती है वो कैसा फोर्स होता है? वो ये अपनी तरफ खींचने वाला फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ओके, कुछ उर्दू मीडियम के बच्चे भी देखते हैं तो उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट, आगे डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे आपको सवाल इसी पहले ही पेज पे आपको ये सवाल पूछ सकता है, यहाँ से एक सवाल ऐसा भी बन सकता है, ग्रेविटेशन का फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होता है? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका डायरेक्शन कहाँ होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होता है टूवर्ड टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर में। हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगा? कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मान लो आप यहां खड़े हो तो यहां से आपको अर्थ के सेंटर की तरफ खींचेगा, मरकज की जानिब हमेशा लगेगा। तो इतना ही सवाल बेटा आपको पेज नंबर 1 से देखना है, यही चीज पेज नंबर 1 में आने वाली है। दूसरा, पेज नंबर 2 पे देखो एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको शायद दिया है पेज नंबर 2 पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। आपके अगर वीडियो मेरे को एडिट करने का मौका मिला बेटा तो मैं एडिट करके बता दूंगा कैसा है वो। देखो आपको एक लड़का दिख रहा है पत्थर घुमा रहा है, तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसमें देखो क्या क्या सवाल पूछा, शायद मैंने इसमें सवाल लिखे हुए हैं। सवाल देखो आपको क्या क्या पूछ सकता है। अब इसमें जो बहुत सारे यहाँ पे सवाल है, आर यू अप्लाइंग, वो डायग्राम बना के देखो, लड़का एक पत्थर घुमा रहा है वैसा एक डायग्राम बना के सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये आपको 5 मार्क्स में 3 मार्क्स से वो जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है वहां पूछ सकते हैं। क्या सवाल है, आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन, क्या आप पत्थर के ऊपर कोई फोर्स लगा रहे, कोई कुवत लगा रहे हो? हाँ, जवाब आएगा हाँ, सिर्फ जवाब में लिखना रहेगा यस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, ये जो फोर्स आप लगा रहे हो इसका डायरेक्शन क्या है, इसकी सिमत कहाँ पे? इसकी सिमत कहाँ होगी? वो जो दायरा है, वो जो सर्कल है उसके सेंटर की तरफ, टुवर्ड द सेंटर और टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। उस फोर्स का डायरेक्शन होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। दूसरा आंसर। तीसरा सवाल, हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स, ये फोर्स को आप रोक कैसे सकते हो, स्टॉप कैसे कर सकते हो? तो इसका आंसर आएगा बाय रिलीजिंग स्ट्रिंग, वो धागा जो आप घुमा रहे हो वो धागे को छोड़ दो, फोर्स लगना बंद हो जाएगा। जवाब आएगा बाय रिलीजिंग स्ट्रिंग। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन, जब आप रिलीज करोगे स्टोन को रिलीज करोगे तो उसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा? स्टोन विल, आपको आपकी बुक में बहुत बेहतर तरीके से दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिखा हूं, स्टोन विल फ्लाई अवे इन टेंजेंशियल टू द सर्कल। स्टोन जो है सर्कल को टेंजेंट बनाता हुआ दूर कहीं जाके गिर जाएगा। ठीक है, स्टोन विल फ्लाई अवे इन टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द सर्कल, सर्कल से टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये दूर कहीं जाके गिरेगा। आगे, इतना पेज नंबर 2 पे हो गया। फिर आगे पेज नंबर 2 पे आपको और क्या पूछ सकता है, एक आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन। अब देखो गड़बड़ ये होता है बच्चे लोग को, सभी मैक्सिमम बच्चों को मैं देखता हूं आता सब कुछ है लेकिन लिखने का तरीका नहीं पता होता है, बहुत सारी चीजें आपको मिलती नहीं, उसमें लिखना क्या क्या फ्रेम करना है। तो अगर आपसे पूछता है सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या, मरकजे जो कुवत है क्या, उर्दू मीडियम वालों के लिए, तो आपको यहां लिखना है सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स विच मूव अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स विच मूव अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ। सुने अच्छे से, यही लिखना है। उर्दू मीडियम वाले, ये मरकजे जो कुवत क्या होता है, मरकजे जो कुवत क्या होता है आपको लिखना रहेगा, एक ऐसी कुवत जो किसी भी जिस्म को दायरवी हरकत में घुमाती है, दायरे में घुमाती है, इसको हम लोग बोलते हैं मरकजे जो कुवत। ठीक है, यही लिखना रहेगा आपको पेज नंबर, मतलब पेज नंबर 2 से यही इतने ही सवाल आ सकते हैं और मैक्सिमम कुछ नहीं जाएगा। चैप्टर 5 मार्क्स का है, 3 मार्क्स विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन, 5 मार्क्स विद ऑप्शन आएगा। ठीक है,
पेज नंबर 3 पे आता हूं। पेज नंबर 3 पे क्या है बेटा, हाँ यहाँ तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, केपलर के 3 लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आपको डायग्राम बना के देगा, डायग्राम बना के आपसे पूछेगा कि इससे ये जो डायग्राम है इसके जरिए आप कोई एक लॉ बताओ, तो आप वहां पे केपलर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, जो भी लॉ होता है वो लिख सकते हो। पहला लॉ जैसा लाइन टू लाइन, फर्स्ट लॉ अगर आपको लिखना है तो आपकी बुक में जैसा दिया है सेम वैसे ही लिखना है। देखो फर्स्ट लॉ, केपलर का पहला लॉ क्या बोलता है, केपलर का पहला लॉ बोलता है द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। यही कॉपी पेस्ट आपको करना है, कोशिश करो यही कॉपी पेस्ट करने की, नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत अपने से बना के लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड लॉ आपको बोल रहा है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वाइप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, बराबर वक्त में बराबर रकबा तय करेगा, उर्दू मीडियम वालों के लिए, ठीक है। केपलर थर्ड लॉ, केपलर थर्ड लॉ में आपको पूरा एक डेफिनेशन फ्रेम करके दिया है, इसी चीज को उसने एक्सप्लेन किया, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये होता है टाइम पीरियड, ठीक है, ये टाइम पीरियड है और ये प्लैनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है, तो यही चीज को आपकी बुक में उसमें फ्रेम करके लिखा है। क्या लिखा है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम सन। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, ठीक है। यहां से आपको टाइम पीरियड का यूनिट पता होना चाहिए, टाइम पीरियड की इकाई क्या है, सेकेंड, रेडियस की इकाई क्या है, मीटर। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो पूछ सकते हैं। तो यहाँ आ गया पेज नंबर किधर गया भाई, अपन पेज नंबर 3 पे। नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे और क्या मैंने लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी जो वो डायग्राम जो आपका बना है, कुछ ऐसा डायग्राम जो बना हुआ है, डायग्राम बेस और क्या क्या सवाल पूछ सकता है, यहाँ कुछ एरिया है, यहाँ कुछ एरिया, यहाँ कुछ एरिया, तो आपको सवाल ये पूछ सकता है पहला एरिया, दूसरा एरिया या तीसरा एरिया, क्या तीनों एरिया इक्वल रहेंगे, हाँ यही तो बोले थे आपने सेकेंड लॉ में, आपने क्या बोला केपलर के सेकेंड लॉ में, आपने यही बोला इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेस करेगा, मतलब ये वाला एरिया पूरा, ये वाला एरिया पूरा, ये वाला एरिया पूरा, ये वाला एरिया, तीनों एरिया हमेशा इक्वल रहेंगे, ठीक बेटा जी। नेक्स्ट इन विच पोजीशन प्लैनेट, ओके, यहाँ पे एक सवाल मैंने और लिखा है, देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, गौर करना, जब आप यहाँ पे प्लैनेट बनाते हो तो यहाँ पे मान लो आपका सन है, ये आपका प्लैनेट यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक मरतबा ये पोजीशन से ए से बी जा रहा है मान लो, और मैं कुछ अल्फाबेट मेरे चेंज हो सकते हैं, सी से डी जा रहा है यहाँ पे, और एक पोजीशन यहाँ है, थोड़ा सा इसको भैया और घुमा लेता हूँ मैं, ठीक है, तो थोड़ा बेहतर समझा पाऊँ मैं, ये यहाँ ऐसा है, ठीक है, डी ए बी सी डी ई से एफ जा रहा है। अब यहाँ सवाल ये पूछ सकता है कौन सी जगह प्लैनेट बहुत तेज मूव करेगा, कौन सी वो पोजीशन है, ए से बी या सी से डी या ई से एफ, कौन सी वो पोजीशन है जहां पे प्लैनेट बहुत तेज मूव करेगा, तो जहां पे प्लैनेट सन से जितना करीब होएगा प्लैनेट, वहां पे प्लैनेट बहुत तेज घूमेगा। एग्जांपल लिख दे रहा हूं, आप एक पत्थर को एक धागे में एक पत्थर को बांधिए और बहुत बड़ी रस्सी में बांधो और उसको घुमाओ, तो पत्थर बहुत टाइम लेके आएगा, एक चक्कर कंप्लीट करने में बहुत टाइम लेगा, या फिर मैं बोलूं बहुत स्लो घूमेगा। वही पत्थर को आप छोटे से धागे में बांधो और छोटे से धागे में बांध के घुमाओ, तो उसका जो रेवोल्यूशन है, उसका जो घूमने की स्पीड है वो क्या होगी, बहुत तेज होगी। तो जितना करीब होएगा प्लैनेट उतना तेज घूमेगा, मतलब यहाँ पे प्लैनेट की स्पीड बहुत ज्यादा होएगी और यहाँ पे प्लैनेट की स्पीड बहुत कम होएगी, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल बन सकते हैं। पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे क्या है बेटा, पेज नंबर 4 पे, ओके, पेज नंबर 4 पे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका आपको डेफिनेशन है। देखो ये डेफिनेशन कहां से लिखना है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, दूसरे वाला जो लाइन है वहां से, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। आपको ये पूरा डेफिनेशन लिखना है कि पूरे यूनिवर्स में, हमारे जो पूरा यूनिवर्स है, पूरे यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को एक डेफिनेट फोर्स से अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब ये फोर्स का जो फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे बेटा आपका एक फोर्स का फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, एफ के लिए भैया आपका फॉर्मूला बनेगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहेगा दोनों के बीच के मासेस के प्रोडक्ट के,
और इनवर्स प्रोपोर्शन रहेगा उनके बीच के डिस्टेंस के। अब यहां से देखो ये पूरा लॉ यहां से अकॉर्डिंग से लेके पूरा लास्ट तक आपको अगर पूछता है डिफाइन न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो अकॉर्डिंग से लेके अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आप लिख सकते हैं एवरी ऑब्जेक्ट, पूरी वो लाइन कॉपी पेस्ट करते करते लास्ट में जो दिया है एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये पूरा आपको लिखना रहेगा। लिखने के बाद फिर आप ये ऐसा कर देना F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये चीज बता देंगे बेटा। आपको ये अगर पूछेगा तो 2 मार्क्स में पूछेगा तो आपको ये चीजें करनी रहेंगी। नेक्स्ट आगे, अब इसी के अंदर देखो और क्या सवाल पूछ सकता है भैया, याद नहीं रहती चीजें तो मैं कुछ लिख के रखा हूं यहाँ पे। अगर आपको बोलेगा यूनिवर्सल लॉ को मैथमेटिकली बताओ, तो आपको मैथमेटिकली बताना मतलब मैथ्स के जरिए बताना मतलब ये आपको लिखना रहेगा Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन दोनों प्लेनेट के। मान लो देखो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये, अगर आप चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको आइडिया मिलते जाएगा। मान लो ये m1 है, ये m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो r मैंने ले लिया, d छोड़ के मैंने r ले लिया, तो ये फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू जी कांस्टेंट आएगा m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहीं पे अगर डिस्टेंस मैंने d ले लिया तो d स्क्वायर हो जाएगा। हो सकता है यही चीज आपको डायग्राम बना के दे दे, एक आध पेपर में शायद पूछा था, डायग्राम बना के दिया था, फॉर्मूला बनाने बोले तो बच्चे रट के क्या गए थे, यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया था, यहाँ पे शायद एग्जामिनर ने r दे दिया था, यहाँ पे ma दे दिया और यहाँ पे mb दे दिया। बच्चे रट के क्या गए थे, बच्चे रट के गए थे Gm1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, ये रट के गए थे। ये इसके हिसाब से ये है ही नहीं ये चीज। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास क्या है ma, तो आपको क्या लिखना रहेगा ma। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास क्या है mb, तो आपको mb लिखना रहेगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है r, तो r स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये चीजें देख लेना आगे। हाँ नेक्स्ट भैया क्या है, नेक्स्ट 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 ओके, यूनिट ऑफ जी। अब यहाँ पे आपको एक सवाल ये आ सकता है, कैपिटल जी की यूनिट पूछेगा, यूनिट इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई अगर आपसे पूछता है तो इसकी इकाई, इसकी यूनिट आ जाएगी। इसका यूनिट आप चाहो तो रट सकते हो, चाहो तो एग्जाम में बना सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे आप बना सकते हो। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है, जी का यूनिट आपको पता करना था, मास का यूनिट होता है केजी, ये मास का यूनिट होता है केजी, डिवाइडेड बाय आर का यूनिट होता है मीटर और ऊपर स्क्वायर लेगा मीटर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर भेज देता हूँ, क्रॉस बोल रहा हूँ, इसको इधर आएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर, नीचे आ गया केजी स्क्वायर इज इक्वल टू जी, तो ये आया जी का यूनिट। अब आपकी बुक में जो यूनिट दिया वो ऐसा दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये वैल्यू नीचे से ऊपर ले आया तो ये हो गया केजी माइनस 2, तो ये आ गया बेटा आपके पास जी का यूनिट, समझा, जी का यूनिट, क्लियर। तो ये जी का यूनिट आ गया। जी की वैल्यू आपको, मेरे हिसाब से जी की वैल्यू आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर बहुत चाहते हो, बहुत मन कर रहा है रटने का तो बेटा ऐसा कर लो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11, बस इतना, ज्यादा नहीं, ठीक है। वैसे ये पूछेगा ही नहीं, मुझे जहां तक लगता है ये नहीं पूछेगा, क्योंकि ये उतना रटने वाले कॉन्सेप्ट ज्यादातर साइंस में नहीं पूछता है जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। अब ये आपको पूछ सकता है क्योंकि ये आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। आगे और क्या दिया है, यूनिट ऑफ फोर्स, आपको पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट केजी होता है। न्यूमेरिकल बेसिक जी कांस्टेंट, अच्छा यहाँ पे एक चीज, ये जी जो है आपका, ये जी पूरे यूनिवर्स के लिए जी की वैल्यू कांस्टेंट है, आप कहीं पे भी चले जाओ जी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कैपिटल जी एक स्केलर क्वांटिटी है, पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ इसकी वैल्यू चेंज नहीं। स्केलर मतलब ये गैर सिमती मिकदार है, मतलब ये ऐसा मैं बोल सकता हूँ डायरेक्शन के ऊपर इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल क्या बता सकते हैं, अच्छा ये न्यूमेरिकल, ओके ओके, न्यूमेरिकल मैंने लिखा, मुझे याद नहीं आ रहा। देखो इसके ऊपर ऐसे कुछ न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ये F इज इक्वल टू आपने लिखा Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, आपकी बुक में देखो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल जो पूछेगा ना MCQ ऐसा कुछ, नीचे जो लिखा है द अबव लॉ मींस दैट इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वन इज डबल, अब यहाँ पे डबल और ट्रिपल करके ऐसा कुछ न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। फोर्स जो है मास से डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो अगर मास, ये मास 2 गुना बढ़ेगा तो फोर्स 2 गुना बढ़ेगा, ठीक। तो आपको यही एमसीक्यू पूछेगा, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डबल, अगर मास डबल हो जाएगा तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। एक का मास अगर डबल होगा तो फोर्स डबल हो जाएगा, दोनों का मास अगर डबल हो गया तो इसका डबल, इसका डबल, ये 2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो फोर्स 4 गुना बढ़ेगा, 4 टाइम इंक्रीज है,
समझिए चीज। तो यहां से आपको एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट, यहां से आपको रेडियस के ऊपर जो सवाल आएगा कैसा, अगर रेडियस 2 गुना बढ़ गई, रेडियस 2 गुना बढ़ गई, तो रेडियस यहाँ पे, क्योंकि रेडियस और फोर्स एक दूसरे को इनवर्स प्रोपोर्शन है, रेडियस 2 गुना मैं बोल रहा हूं बढ़ गई, तो फोर्स दोनों एक दूसरे को इनवर्स है, तो रेडियस अगर बढ़ेगी, अगर देखो याद रखना इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है बेटा जी, इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू घटती है। इनवर्स प्रोपोर्शन समझ में कैसे आएगा, एक ऊपर रहेगा दूसरे नीचे वैल्यू रहेगी, एक ऊपर है दूसरा नीचे, फिलहाल के लिए इतना समझो। ओके, तो अगर मेरा रेडियस 2 गुना बढ़ेगा तो फोर्स 4 गुना कम होगा। कैसे 4 गुना, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो अगर रेडियस 2 गुना बढ़ रहा है तो फोर्स 4 गुना कम होगा। ठीक, समझा? ओके, नेक्स्ट। हाँ हाँ, अरे ओके, यहाँ पे भैया हम बोल रहे हैं रेडियस अगर 3 गुना बढ़ा दिया, बग दो अब क्या आएगा, बोल दो। ठीक है, सही बोल रहे हैं, रेडियस अगर 3 गुना बढ़ाऊंगा तो फोर्स 9 गुना कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर यहीं पे मैं बोलता हूं रेडियस 2 गुना कम कर दिया, रेडियस भैया जी 2 गुना कम कर दिया, जब रेडियस में 2 गुना कम करूंगा तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो यहां से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? ओके, और कुछ है? ठीक, बस इतना ही सवाल बेटा, यहां से ऐसे सवाल पूछ सकता है। आगे आगे क्या है हमारा, पेज नंबर 4 हो गया, पेज नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, फिर डायरेक्ट मैंने लिया है पेज नंबर 8, और बीच में कुछ है नहीं क्या भाई? हाँ, ये सब चीज आगे आपको कुछ नहीं देखना है, सब आंख बंद करके आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, डायरेक्ट आइए पेज नंबर 8 पे, और बीच का कोई चीज कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, डायरेक्ट आओ पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे जब आप आते हो तो पेज नंबर 8 पे आपके पास क्या है, किधर गया भाई पेज नंबर 8, पेज नंबर 8, अच्छा, जी का डेफिनेशन, स्मॉल जी की बात हो रही है। ओके, पेज नंबर 8 पे अब आ रहा है ग्रेविटेशन एसिलरेशन, ग्रेविटेशनल एसिलरेशन, ग्रेविटेशनल एसिलरेशन। तो इसका डेफिनेशन है, देखो बुक में बहुत बेहतर तरीके से उसने समझाया है। क्या? The earth exerts a gravitational force on an object near it. According to the Newton's second law of motion, a force acting on a body results in its acceleration. Thus, the gravitational force due to the earth on a body results in its acceleration. This is called gravity. This is called the acceleration due to gravity, and it is denoted by g. तो अगर आपको पूछता है ये चीज तो आप ये पूरी लाइन वहां से स्टार्ट करके वो डिनोटेड बाय स्मॉल जी वो पूरा लिख सकते हो। सिंपल चाहते हो तो सिंपल में ऐसा लिख सकते हो, when there is a acceleration due to gravitational force of the earth, this type of acceleration is called acceleration due to gravity. जब किसी जिस्म पे, जब किसी बॉडी पे अगर असरा एसिलरेशन सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है तो ऐसे टाइप के ग्रेविटेशनल को, ऐसे टाइप के ग्रेविटेशन को हम लोग बोलते हैं एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उर्दू मीडियम वालों के लिए, जब कोई जिस्म पे सिर्फ अर्थ की शकली कशिश, शकली कुव्वत की वजह से एक असरा लगता है, ऐसे असरा को हम लोग शकली क्या बोलेंगे भाई उर्दू में, इसको शकली असरा बोलते हैं। ठीक है, सही बोल रहा हूं मैं? ओके, बढ़िया। अब यहां से इसका एक फॉर्मूला बन के आता है, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको देख लेना बेटा, फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, क्या चीजें आएंगे देख लेते हैं। ओके, और क्या मैंने लिखा है? ओके, भैया जी जी की मैं बात कर रहा हूँ, जी जो है इसका ये फॉर्मूला आ गया। जी की यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ, यूनिट देख लेना, जी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मीटर सेकंड ऊपर आया तो -2 हो गया, सेकंड ऊपर आएगा तो वैल्यू -2। तो ये दोनों जी का यूनिट है। यूनिट आपको पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग में, ट्रू फॉल्स में, बहुत सारी जगह यूनिट पूछ सकता है। ठीक है, ओके। आगे जी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब सिमती मिकदार है, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। एक चीज ध्यान से याद रखना, अगर आप याद रख रहे हो वेक्टर कोई चीज अगर वेक्टर क्वांटिटी है, अगर कोई चीज वेक्टर क्वांटिटी है तो वो पूरी हर जगह, हर प्लेस टू प्लेस उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जी की वैल्यू अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो अर्थ की सरफेस पे, हर प्लेनेट की हर जगह जी की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, और क्या मैंने लिखा, चेंज एवरीवेयर। ठीक है, न्यूमेरिकल, ओके, जी के ऊपर न्यूमेरिकल भी मैंने लिए है।
अब न्यूमेरिकल की बात अगर आ रही है जी के ऊपर, देख लिया वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट आपने देख लिया, और क्या मैंने बोला इसका फॉर्मूला आपने देख लिया। ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? जी डिपेंड करता है मास ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट के मास पे, प्लैनेट के रेडियस पे, ठीक है। अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, ये सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूं, अगर किसी प्लैनेट का मास 2 गुना बढ़ गया तो जी की वैल्यू 2 गुना बढ़ जाए, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। किसी प्लैनेट का रेडियस 2 गुना बढ़ गया, पिछले वाले क्वेश्चन कैसा, किसी प्लैनेट का रेडियस 2 गुना बढ़ गया तो जी की वैल्यू 4 गुना कम हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप के यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, और कोई न्यूमेरिकल तो मेरे जहन में नहीं आ रहा है। आगे नेक्स्ट देखो, आगे जो आपको नीचे दिया है, ये जो वैल्यू एक दी है वेरिएशन ऑफ जी, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गिव रीजन का कोई सवाल कहीं से बनेगा तो मेरे हिसाब से यहीं से सवाल बनेगा ये, क्योंकि ये एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। क्या? वेरिएशन ऑफ जी। 3 पॉइंट आपको दिया, 3 सिचुएशन आपको दिए, उन्हीं तीनों सिचुएशन में से बेटा आपको गिव रीजन जहां तक मुझे लगता है बन सकता है। पहला गिव रीजन देखो क्या बनेगा, व्हाई द वैल्यू ऑफ द जी चेंज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू क्यों चेंज होती है, ठीक है। ये आपको पहला गिव रीजन पूछ सकता है। ओके, टाइम ज्यादा हो रहा है। पहला गिव रीजन आपको ये बोला जा रहा है, व्हाई द वैल्यू ऑफ द जी, जी की जो वैल्यू है, स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो अर्थ की सरफेस पे क्यों चेंज होती है, ये पूछ सकता है। या आपको सवाल ये पूछ सकता है, पोल पे और इक्वेटर पे जी की वैल्यू अलग अलग होती है, स्मॉल जी की वैल्यू अलग अलग होती है, ये सवाल पूछ सकता है। या आपको ये सवाल पूछ सकता है, व्हेन अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ आते हो या इक्वेटर से पोल की तरफ आते हो तो जी की वैल्यू में चेंज आता है। ये सारे गिव रीजन के सवाल पूछ सकता है। स्मॉल जी की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती है, सवाल पूछेगा। अब इसमें जवाब आप क्या लिखेंगे, सवाल आपने देख लिया, अब इसके जवाब पॉइंट यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, ड्यू टू द रोटेशन। अब देखो एकदम सिंपल सिंपल पॉइंट मैं दे रहा हूं, यहाँ पे मैंने लिखा है ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन, रोटेशन थोड़ा स्पेलिंग में गड़बड़ हो सकता है, रोटेशन ऑफ अर्थ, 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 ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, it is spherical, spherical in shape, ठीक है। हमारी अर्थ जब गोल गोल घूमती है तो फैल जाती है, ठीक है, चौड़ी हो जाती है, साइड में चौड़ी हो जाएगी, ऊपर पतली हो जाएगी, मतलब कुछ अंडे जैसी शक्ल, ठीक है, ऐसा, ठीक है। और क्या ले, ड्यू टू दिस द रेडियस इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट या डिफरेंट प्लेस, इसी की वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस रेडियस, रेडियस is different, different at different place, जगह जगह पे निसिफ कुत्र रेडियस अलग अलग हो, डिफरेंट प्लेस बोल सकते हो या डिफरेंट पॉइंट बोल सकते हो। नेक्स्ट आगे, ड्यू टू रोटेशन द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, घूमने की वजह से, मदार में घूमने के, अर्थ घूमने की वजह से अर्थ हमारे को बेजवी शेप में हो जाती है, अंडे की शेप में ऐसा हो जाता है। इसीलिए ड्यू टू दिस रेडियस इज डिफरेंट, देखो यहाँ पे ये रेडियस इधर बड़ा, ये रेडियस इधर छोटा, तो ये रेडियस, ये रेडियस मैं स्मॉल और कैपिटल ऐसा बता दूं खाली बताने के लिए, ये बड़ा है ये छोटा है। आगे वी नो डेट, अब हमको पता है, अब ऐसा तीसरा पॉइंट एग्जामिनर को बता सकते हो कि हमको पता है, वी नो वी नो वी नो वी नो, जी का फॉर्मूला हमारे पास है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला, दैट मीन्स, दैट मीन्स, दैट मीन्स, दैट मीन्स इसका मतलब जी जो है इनवर्स प्रोपोर्शन है आर स्क्वायर से, सही है। आर से जी क्या है, इनवर्स है, मतलब जहां पे रेडियस बड़ा होगा वहां पे जी छोटा होगा, और जहां पे रेडियस छोटा होगा वहां पे जी बड़ा होगा। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है, समझ गए, अच्छी बात है। तो जहां पे जी की वैल्यू बड़ी होगी वहां पे, सॉरी, जहां पे आर की वैल्यू बड़ी होगी वहां पे जी की वैल्यू छोटी होगी, बस इतना। तो यहाँ पे ये मेरा इक्वेटर है, ये मेरा पोल है, तो इक्वेटर पे आर की वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो जी की वैल्यू छोटी आएगी, कितनी, 9.7। दो वैल्यू मैं आपको जी की रटा रहा हूँ, एक जी की वैल्यू है 9.7, एक जी की वैल्यू है 9.8, दो वैल्यू याद रखिए। 9.7 जहां पे रेडियस बड़ा होगा वहां पे जी की वैल्यू छोटी आएगी, इन दोनों में छोटी कौन सी है, जहां पे रेडियस छोटा होगा वहां पे जी की वैल्यू बड़ी आएगी, बड़ी मतलब 9.8, ये दो वैल्यू मैंने आपको दे दी, तो ये एग्जामिनर को लिखेंगे, ठीक है। therefore okay, ये मैंने लिखा। आगे यहाँ पे पॉइंट, therefore where the radius is larger value of g is smaller like on equator, okay, यहाँ पे आप यही पॉइंट डाल सकते हो, we know that, ठीक है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट में डाल सकते हो, ड्यू टू दिस बार बार आ रहा है, where radius is smaller
smaller, value of g is larger, like on equator, इक्वेटर पे वेयर रेडियस इज स्मॉलर, स्मॉलर कहाँ है, पोल पे भैया, लाइक ऑन पोल, पोल सही लिखा, वेयर रेडियस इज स्मॉलर, स्मॉलर कहाँ है, पोल पे, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी इज लार्जर, लाइक ऑन पोल, जी इज इक्वल टू 9.8, सही लिखा, ठीक, यूनिट भी लगा देना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिफ्थ पॉइंट देखो, भर भर के पॉइंट लिख सकते हो। और एट पोल वैल्यू ऑफ एट पोल रेडियस इज स्मॉलर, आप बोल सकते हो पोल, मैंने यहाँ वही तो गड़बड़ कर दिया, रेडियस इज स्मॉलर, ठीक है सही लिखा, यहाँ ऐसा लिखता हूँ, एट इक्वेटर, इक्वेटर वाला पॉइंट, एट इक्वेटर, इक्वेटर रेडियस इज लार्जर एज कंपेयर टू, वो सब भी डाल सकते हो, स्मॉल एट इक्वेटर रेडियस इज लार्जर, एट इक्वेटर रेडियस इज लार्जर, therefore g is smaller, ठीक है, दिमाग की बत्ती नहीं जल रही हमारी, स्मॉलर लाइक ऑन इक्वेटर, दिख रहा है बेटा आप लोग को, इक्वेटर g इज इक्वल टू 9.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट आप डाल सकते हो। तो ये अगर आपको बोलता है कि वैल्यू ऑफ जी चेंज होती है सरफेस पे, तो अलग अलग जगह वैल्यू चेंज होता है, क्यों, क्योंकि रेडियस चेंज होते जाएगा, इसीलिए आर की, जी जो है आर के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी लिख सकते हो, जी आर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो जहां पे आर की वैल्यू बड़ी रहेगी वहां पे जी की वैल्यू छोटी आएगी, और जहां पे आर की वैल्यू छोटी रहेगी वहां पे जी की वैल्यू बड़ी आएगी, इसीलिए जी की वैल्यू हर जगह चेंज होते रहती है, ठीक है, ये लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से कुछ सवाल ऐसे जो आपको एक्टिविटी टाइप में आ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है, ये आप उतार लिए होंगे बेटा, मैं समझ सकता हूँ। तो अब यहाँ पे सवाल एक कोरिलेशन में आ सकता है, ये डायग्राम मैंने बना दिया, ये मेरा पोल आ गया, ये मेरा इक्वेटर आ गया, ठीक है। तो पोल पे रेडियस छोटा है, इक्वेटर पे रेडियस बड़ा है, तो बड़ा जहाँ रेडियस वहाँ पे जी की वैल्यू 9.7, जहाँ पे छोटा है रेडियस वहाँ पे जी की वैल्यू 9.8। तो आपको सवाल ऐसा आ सकता है कोरिलेशन में, पोल पे जी की वैल्यू 9.8, इक्वेटर पे 9.7, रटना नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट बना के समझ सकते हो, जहाँ रेडियस बड़ा जी की दो वैल्यू रटे रहो दिमाग में, रेडियस बड़ा जी की वैल्यू ये, रेडियस छोटा जी की वैल्यू ये। आगे पोल से इक्वेटर आ रहे हो, पोल से इक्वेटर गिव रीजन में सवाल आएगा, पोल से इक्वेटर आ रहे हो तो जी की वैल्यू चेंज होती है, या फिर वही लिखेंगे, ठीक है, ऐसा सवाल पूछेगा ट्रू फॉल्स में, पोल से इक्वेटर आ रहे हो, पोल से इक्वेटर, तो जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, आएगा when you are moving from pole to equator value of g decreases, ट्रू है, हाँ, इसी में ऐसा दे देगा, पोल से इक्वेटर आ रहे हो इंक्रीजेस, फॉल्स है, तो यहाँ से पोल से इक्वेटर, इक्वेटर से पोल्स आपको पूछेगा। नेक्स्ट आगे फटाफट जाऊं मैं भैया, टाइम ले लिया इधर, आगे 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 आगे, और क्या था, वैल्यू ऑफ जी किधर गया, ठीक, आगे वैल्यू ऑफ जी चेंज विथ हाइट। अब यहाँ पे एक सवाल ये पूछेगा आपको, दूसरे वाले पार्ट में सवाल ये पूछेगा गिव रीजन के अंदर कि जी की जो वैल्यू है हाइट के साथ जी की वैल्यू भी चेंज होते जाएगी, ठीक है। अब जी की वैल्यू हाइट के साथ अगर मैं बोल रहा हूँ चेंज होती जाएगी, तो इसमें भी आपको सिंपली यही बताना है। देखो जब ये पूछे कि जी की वैल्यू ऐसे ऐसे चेंज होती है, सिंपली आप जी का फॉर्मूला लिखना है, स्मॉल जी का, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल जी जो है आर से इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर मैं हाइट बढ़ाते जाऊंगा तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला, अगर हाइट का सवाल आएगा तो इसी के अंदर आप सवाल में आर प्लस एच डाल देना, स्क्वायर डाल देना, यहाँ पे भी आर प्लस एच डाल देना, स्क्वायर डाल देना। अब यहाँ पे अगर मैं हाइट बढ़ाते जाऊंगा तो हाइट जी जो है एच से इनवर्स प्रोपोर्शन है, पूरी लाइन वही लिखते जाओगे, तो एच अगर बढ़ाते जाऊंगा तो जी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। यही सारी पॉइंट जो पिछला वाला पॉइंट दिया था वहां पे आर की जगह एच को मेंशन कर सकते हो, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगला वाला जो गिव रीजन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे वैल्यू ऑफ द जी चेंजेस विद डेप्थ के साथ जी की वैल्यू चेंज होते रहती है, तो ये अच्छा गिव रीजन ये पूछ सकता है, ये ज्यादा अच्छा है कि डेप्थ के साथ जी की वैल्यू चेंज होती है। या सवाल ऐसा आ सकता है कि जी जो है आपको डायरेक्ट एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, परेशान करेगा, घुमाएगा आपको, कैसे घुमाएगा एग्जामिनर, ऐसा बोलेगा कि जी जो है आर से इनवर्स प्रोपोर्शन है, हाँ भाई। आप अर्थ के अंदर जाते हो, हाँ भाई। आप अर्थ के अंदर जाते हो तो रेडियस कम होता है, हाँ भाई सही है। आप अर्थ के अंदर जाते हो तो रेडियस कम होता है, तो जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए थी, लेकिन जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, सवाल एग्जामिनर का ऐसा है।
कि आप तो बोल रहे हो फॉर्मूले के हिसाब से हमको ये समझ में आता है कि जी की जो वैल्यू है बेटा, अंदर जब आप जाते हो तो जी रेडियस कम होएगा, और रेडियस कम होएगा तो जी की वैल्यू बढ़ना चाहिए था फॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा जा रहा है कि आप जब अर्थ के अंदर जाते हो तो जी की वैल्यू भी क्या होती है, घटती है, कम होती है। क्यों, कैसे, अब यहाँ आप एक्सप्लेन करो। यहाँ पे इसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट देखो आप क्या डाल सकते हो। वैल्यू ऑफ द यहाँ पे, एज वी मूव इनसाइड द अर्थ रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू दिस, वैल्यू ऑफ द जी इंक्रीजेस टू सम एक्सटेंट। आप बोलोगे जी, जाहिर सी बात है इनवर्स प्रोपोर्शन, आप पहला पॉइंट लिखोगे जी जो है आर जो जी जो है आर से इनवर्स प्रोपोर्शन है। जब हम लोग अर्थ के अंदर जाते हैं तो आर कम होने से जी की वैल्यू थोड़ा बहुत इंक्रीज होती है, उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, थोड़ा बहुत इंक्रीज होगी। ठीक है, आगे ऑन द अदर हैंड जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द अर्थ। अब आप दूसरे पॉइंट में आप बताओगे, पहला पॉइंट समझ में आ गया, क्या लिखना है कि आप जब अर्थ के अंदर जा रहे हैं तो जी जो है आर से इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो रेडियस थोड़ा कम होने से जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, सम एक्सटेंट। ठीक है, आगे मैं पॉइंट रीड कर लेता हूं, लिख लो आप। एज वी मूव इनसाइड द अर्थ रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू दिस वैल्यू, कहां गया, फिर भटक गया मैं। एज वी मूव इनसाइड द अर्थ रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू दिस, वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस टू सम एक्सटेंट, थोड़ा बहुत बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ऑन द अदर हैंड जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द अर्थ। जी जो है मास से, फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूं जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो जी जो है मास से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, ड्यू टू लिटिल डिक्रीज, तीसरा पॉइंट, ड्यू टू लिटिल डिक्रीज इन द रेडियस लार्ज मास डिक्रीजेस। थोड़ा सा रेडियस डिक्रीज होने से, थोड़ा सा रेडियस डिक्रीज होने से मास, देखो बहुत सारा मास डिक्रीज हो जाता है, बहुत सारा मास डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि जो ग्रेविटेशन, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये मास से डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो मास बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए रेडियस बहुत ज्यादा डिक्रीज होएगा। अल्टीमेटली क्या होएगा, जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, यही पॉइंट आपको लिखना है। क्लियर बेटा लोग? ठीक, ये हो गया अपना। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब यहां से ये आ गया, नेक्स्ट आगे क्या है, ओके। अगले पेज का मेरे पास किधर है भाई, इधर है। वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट प्लैनेट। ओके, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, ये आपको ट्रू फॉल्स में आ सकता है। जी की वैल्यू हर प्लैनेट के लिए अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग? क्योंकि हर प्लैनेट का, ये आपको गिव रीजन में भी आ सकता है कि वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट। इसमें आप आंसर क्या लिखोगे, आप आंसर लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, हाँ मेरे हिसाब से ये लिखोगे, जी जो है ये प्लैनेट के मास और रेडियस पे डिपेंड करता है। तो अगर हर प्लैनेट का मास अलग अलग होएगा, हर प्लैनेट का रेडियस अलग अलग होएगा, इसीलिए हर प्लैनेट के जी की वैल्यू भी अलग अलग होगी। ओके, नेक्स्ट एक सवाल ये आपको दिया है, नीचे दिया है जी एम इज इक्वल टू 1/6 जी अर्थ। इसका क्या मतलब है, मून पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ से 6 गुना कम है। समझ पा रहे हो इस चीज को, कि मून पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ से 6 गुना कम है। ये भी आपको पूछ सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया है, तो ये भी पूछ सकता है कि मून पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से 6 गुना कम है। तो किसी बंदे का अगर मैं बात कर रहा हूं, किसी के वेट की बात कर रहा हूं, कोई चीज के खिंचाव की बात कर रहा हूं, तो अर्थ अगर किसी चीज को बहुत तेजी से खींच रही है, मान लो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रही है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर अर्थ का जो फोर्स है, किसी ऑब्जेक्ट पे अर्थ एक फोर्स लगा रही है, मान लो 60 न्यूटन से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही है। ठीक है, वही ऑब्जेक्ट अगर मून पे चला जाएगा तो मून उसको 10 न्यूटन से अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचेगा। देखो 60 को मैं डिवाइड करूंगा 6 से, तो आंसर क्या आएगा, तो 6 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना आप याद रखिए कि मून पे जो फोर्स है ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ से 6 गुना कम है। ठीक है, और क्या है भाई साहब, हाँ नेक्स्ट मास और वेट का डेफिनेशन। अगर मैं मास की बात करता हूं
तो मास का डेफिनेशन आपकी बुक में बहुत बेहतर तरीके से दिया, वही डेफिनेशन लिखना। देखो अगर पूछता है मास के बारे में, मास और वेट का आपको डिफरेंशिएट पूछ सकता है, स्मॉल जी और कैपिटल जी का डिफरेंशिएट पूछ सकता है, मास और वेट का डिफरेंट पूछ सकता है। स्मॉल जी कैपिटल जी में पूछेगा तो ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला लिखना, इसका फॉर्मूला लिखना, इसकी वैल्यू हर जगह चेंज होते जाएगी, इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहेगी, इसका यूनिट लिख सकते हो, इसका यूनिट लिख सकते हो, और क्या स्केलर वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बता सकते हो, और क्या बता सकते हैं, बस 3-4 पॉइंट बता दो, ठीक है, 2 मार्क्स का पूछेगा, 3-4 पॉइंट जा सकते हो। इधर मास और वेट का अगर पूछता है तो मास और वेट पहले डिफाइन करना सीख लो। मास और वेट की अगर मैं बात करता हूं तो मास और वेट है क्या, देखो आपकी बुक में लिखा है मास इज द अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है इसको हम लोग मास बोलते हैं। ऐसा यूनिट मास का क्या होता है, केजी होता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है मतलब वो हर जगह पूरे यूनिवर्स में हर जगह मास की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। इट्स वैल्यू सेम इज सेम एवरीवेयर, हर जगह इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, डज नॉट चेंज, जगह के साथ चेंज नहीं होगी। अच्छा एक चीज यहाँ ये बतानी थी, एक चीज ये बतानी थी आपको कि स्मॉल जी की जो वैल्यू है अर्थ के सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे स्मॉल जी की जो वैल्यू है 0 हो जाएगी, ठीक है। स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के सेंटर पे 0 हो जाएगी, याद रखना है चीज, ठीक है, याद रहेगी, ओके। नेक्स्ट अब मैं मास की बात करें, मास क्या आपने देख लिया, मास क्या होता है, डेफिनेशन देख लेना, डेफिनेशन जैसा दिया है, स्केलर क्वांटिटी है, पूरे यूनिवर्स में हर जगह इसकी वैल्यू सेम रहेगी। यूनिट की बात करते हैं केजी रहेगा, और क्या बात करें इसके, और क्या बात करें, यूनिट केजी हो गया, और कुछ लिखा मैंने इधर, किधर गया भाई, मास मास यूनिट केजी स्केलर सेम एवरीवेयर, ठीक है। वेट का डेफिनेशन आप लिखोगे, देखो इट इज अ फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, ये आप डेफिनेशन में डालोगे, इट इज अ फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, यही लिखोगे। वेट का आप यूनिट लिखोगे न्यूटन, वेट का आप मैग्नीट्यूड लिखोगे, वेट का सॉरी वेट का मैग्नीट्यूड बोलो, वेट का आप यूनिट लिखोगे न्यूटन। वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेक्टर क्वांटिटी मतलब वो हर जगह चेंज होते जाएगी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। स्केलर क्वांटिटी वो होगी सिर्फ मैग्नीट्यूड पे, कीमत पे डिपेंड करेगी। सिमती और गैर सिमती मिकदार की बात कर रहा हूं मैं उर्दू मीडियम वालों के लिए। वेट का आपके पास फॉर्मूला होता है, जो फोर्स का फॉर्मूला, बेटा फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था मा, यही होएगा वेट का भी फॉर्मूला। वेट का फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू जी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन, ये बेटा, तो वेट का जो फॉर्मूला है m इंटू जी हो गया। अब मुझे पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि g की वैल्यू, अर्थ के सेंटर पे g की वैल्यू 0 हो गई, तो अर्थ के सेंटर पे w की वेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब ये 0 हो गया तो 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई होके ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन कोरिलेशन में देखो सवाल ऐसा, अर्थ के सेंटर पे मास सेम रहेगा, अर्थ के सेंटर पे जो वेट आएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और अच्छा यहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी लिखा है मैंने, ओके। W इज इक्वल टू एम, यहाँ पे G की वैल्यू लाके चिपका दिया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो वेट हर जगह डिफरेंट होएगा, समझा, क्यों, क्योंकि G हर जगह डिफरेंट होगा। अगर आपको सवाल इसका एक गिव रीजन बनेगा, वेट इज सेम एवरीवेयर बट मास, उल्टा मैंने लिख दिया, वेट इज चेंज एवरीवेयर बट मास रिमेन कांस्टेंट, वेट जो है हर जगह चेंज होते रहेगा लेकिन मास कांस्टेंट रहेगा। वजह यही है, आप जब ऐसा सवाल आएगा आप मास का डेफिनेशन लिखो, सारी वैल्यू लिखो, बताओ उसका यूनिट, स्केलर, वेक्टर, यूनिट, वो सारी चीजें बताओ। वेट में डायरेक्ट शिफ्ट करो, वेट में आओ, वेट के बारे में बताओ, उसका डेफिनेशन लिखो, उसका यूनिट लिखो, स्केलर वेक्टर बताओ, फिर उसके बाद बताओ वेट का मेरे पास फॉर्मूला क्या है। अब फाइनल पॉइंट ये लिखना है आपको, ठीक है, 2-3 पॉइंट वो सब बताने के बाद जब आपको गिव रीजन में पूछेगा, आप बोलना वेट का मेरे पास फॉर्मूला ये है, वेट की वैल्यू चेंज होती रहती है, वेट का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, और जी की वैल्यू जो है हर जगह चेंज होती रहेगी, इसीलिए वेट की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, ठीक है, सिंपल ऐसे बताओ। आगे आगे, सिंस जी इज चेंज, ठीक है, वैल्यू ऑफ द जी एंड डब्ल्यू एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0 बट मास रिमेन सेम, ओके। पेज नंबर डायरेक्ट बेटा 9 पे आया, आपने 9 पे ये देख लिया, फिर डायरेक्ट आपको जंप करना है पेज नंबर 11 पे, फ्री फॉल। फ्री फॉल का आपको डेफिनेशन लिखना है, मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, सुनिए ध्यान से क्या लिखा है मैंने। When an object fall due to gravitational force alone, this type of motion is called free fall. जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल।
When an object fall due to gravitational force alone, this type of motion is called free fall. जब कोई जिस्म, कोई बॉडी अगर शकली कशिश वाली कुव्वत से ही जमीन की तरफ आती है, शकली कशिश वाली कुव्वत से ही गिरती है, ऐसे टाइप की हरकत को या ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं आजादाना हरकत, उर्दू मीडियम वालों के लिए। ट्रू फ्री फॉल बेटा सिर्फ वैक्यूम, ये आपको फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है। ट्रू फ्री फॉल आपको कहां देखने को मिलता है? वैक्यूम में। ठीक है, मैं घड़ी इसके लिए बार बार देख रहा हूं बेटा, टाइम ज्यादा हो गया। ओके, ट्रू फ्री फॉल वैक्यूम में देखने को मिलता है, उर्दू मीडियम वाले खला में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप नॉर्मल लाइफ में फ्री फॉल, ट्रू फ्री फॉल देख नहीं पाएंगे क्योंकि एयर का कोई फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो भी उसको रोकने की कोशिश करता है, तो वो ट्रू फ्री फॉल नहीं हो जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी की वैल्यू, ये आपको कोरिलेशन में आ सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जी की जो वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगा तो जी की वैल्यू जो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, आगे अब आपके पास यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बेटा, अगर न्यूमेरिकल नहीं टच करना चाहते हो तो फॉर्मूले स्किप कर सकते हो, जो न्यूमेरिकल वाली पार्ट है वो स्किप कर सकते हो, फॉर्मूला वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। अगर न्यूमेरिकल टच करना है, मैं जो जो न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ बेटा वही न्यूमेरिकल टच करिए, मार्क्स मिलेगा। देखो इसको याद कैसे रखो, ये तीन मेरे पास फॉर्मूले हैं, मोशन के तीन फॉर्मूले मैं इसको बता रहा हूँ, इसको ऐसे याद रखो। विराट यूजेस गेम टाइम, पहला फॉर्मूला। फिर विराट यूजेस गेम टाइम, सही है। विराट यूजेस टू गेम सेट, जब टू आ रहा तो सब जगह मैंने टू लगा दिया। विराट कोहली यूजेस टू गेम सेट, ये हमारे इस क्लास के बच्चे लोग ने बनाया, बहुत बढ़िया बनाया। ठीक है, हमको भी याद नहीं हो रहा था, हमारे बच्चे लोग ने हमको याद करा। फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला, सब्जेक्ट उठाओ आधा घंटा दो। ठीक है, विराट यूजेस गेम टाइम, विराट यूजेस टू गेम सेट, सब्जेक्ट उठाओ आधा घंटा, ये पूरा घंटा दो। इस तरह फॉर्मूले याद रख सकते हो। अब आपको जब फॉर्मूले ये बनाना सीख लो, फिर जब आपको न्यूमेरिकल करना हो तो हर बार ऐसे आपको जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो u इज इक्वल टू 0 पे ही पूछे जाएंगे। तो अब इस फॉर्मूले में जहां जहां u है उसकी वैल्यू 0 डाल के मैं हटा दो, पहले ये बनाना सीखना एग्जाम में, फिर उसके बाद जब न्यूमेरिकल अगर इसका पूछेगा तो ऐसा बना लेना। अब यहाँ पे u हटा दो तो क्या आ गया? gt आ गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs आ गया। फिर s इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा हाफ gt स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले, आगे जब फॉर्मूले आएंगे तो बेटा मैं यहाँ पे बताऊंगा। ये तीन फॉर्मूले हो गए, ये आ गया। फिर उसके बाद और क्या है? पेज नंबर 11 पेज नंबर 11 पे देखो फेदर वाला एक यहाँ पे आपको दिया है एक, ये किधर गया? 11 पे ना, 11 पे देखो, यहाँ पे जो रेड कलर का आपके पास बॉक्स है, यहाँ पे एक लिखा गया है, फेदर को और एक पत्थर को जब आप गिराते हो तो फेदर बहुत आराम से जमीन पे आता है लेकिन पत्थर बहुत जल्दी आ जाता है। ये गिव रीजन में आपको सवाल पूछेगा। सवाल आपको क्या पूछेगा? व्हेन वी ड्रॉप अ फेदर एंड अ हैवी स्टोन एट द सेम टाइम फ्रॉम अ हाइट, दे डू नॉट रीच द अर्थ एट द सेम टाइम। यही आपको सवाल पूछेगा। अब इसमें लिखना क्या है? आंसर इसका यहीं पे लिखा है। The feather experience a buoyant force and a frictional force due to the earth and therefore float and reaches the ground slowly। जो फेदर है, जो पर है, वो पर क्या करेगा? जो पर नीचे की तरफ गिर रहा है बेटा, वो पर के ऊपर क्या होएगा? वो पर के ऊपर हमारी जो हवा है, नीचे से जो हवा है वो एक बायोंट, एक फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी, इसीलिए उसके देखो पर नीचे की तरफ जाना चाह रहा था लेकिन हवा का जो दबाव वाला फोर्स था वो ज्यादा था, फ्रिक्शनल या बायोंट फोर्स ज्यादा था, इसीलिए वो बहुत आराम से जमीन पे आ रहा है। आगे लेटर किधर गया? लेटर देन द हैवी स्टोन, कुटे गेला। लेटर देन द हैवी, द बायोंट फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द स्टोन आर मच लेस than the weight of the stone and does not affect the speed of the stone much। अब यहाँ पे वही बताया जा रहा है, दूसरे वाले केस में जब स्टोन को आप गिराते हो तो स्टोन पे ये बायोन फोर्स नीचे से उसको रोकना चाहता है, लेकिन जो पत्थर नीचे आ रहा है उसके ऊपर ये बायोन फोर्स उतना ज्यादा नहीं इफेक्ट कर पाता, क्योंकि पत्थर की जो वेलोसिटी ज्यादा होती है, नीचे का फोर्स ज्यादा होता है। अर्थ का जो अर्थ की बात कर रहा हूँ, जो एयर का फोर्स है वो कम पड़ जाता है, इसलिए पत्थर जल्दी गिर जाता है। पर की अगर मैं बात करूं तो पर ऊपर से गिर रहा था लेकिन ये बायोन फोर्स ज्यादा हो जाएगा और पर के ऊपर से जो नीचे वाला फोर्स है ये कम हो जाएगा, इसीलिए वो आराम से आएगा। तो ये गिव रीजन में आपको आ सकता है। तो बेटा मैं फटाफट जितना ले पा रहा हूं ले रहा हूं, बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो पर्सनली पूछ सकते हो।
हाँ, पेज नंबर 13 पे देखो, पेज नंबर 13 पे आप आ जाओगे तो वहां पे अच्छा यहाँ पे पेज नंबर 12 पे अगर बेटा आपको करना ही है, न्यूमेरिकल करना है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 करना। उसके अलावा दूसरा कोई एग्जाम्पल छूना ही मत। ये भी एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ करने, लेकिन ये भी पूछेगा नहीं बोर्ड में, ये भी एग्जाम्पल नहीं आने जैसा है, ठीक है। पेज नंबर आप पेज नंबर 13 पे जब आते हो, पेज नंबर 13 पे खाली आपको देखो यहाँ पे पेज नंबर 13 किधर गया हमारे पास, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का आपको डेफिनेशन बहुत हुआ तो डेफिनेशन पूछेगा और उसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, इट इज अ स्टोर्ड एनर्जी, इट इज अ टाइप ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, बस इतना ही लिखो और ज्यादा लिखने की जरूरत, पहली बात तो पूछेगा ही नहीं। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट सम हाइट, थोड़े हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी सम हाइट पे, एट सम हाइट, और पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस, ये आपको कोरिलेशन में भी आ सकता है। कोरिलेशन में क्या जाएगा, यही फॉर्मूला माइनस जी एम एम अपॉन आर, यहां से एच निकल जाएगा। अगर हाइट पे हो तो यही फॉर्मूले में एच लग जाएगा, और अगर सरफेस पे हो तो एच निकल जाएगा, तो ये कोरिलेशन में आ सकता है, याद रखना माइनस साइन होती है। आगे और क्या दिया है ऑन द सरफेस, बस इतना ही है। आगे बढ़ता हूँ, पेज नंबर 13 पे बेटा आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी का आपको डेफिनेशन पूछ सकता है। स्केप वेलोसिटी का मैं डेफिनेशन लिखा हूँ, ठीक है। शायद इसको उर्दू में ग्रेस सकली रफ्तार बोलते हैं। इसका डेफिनेशन आपको पूछ सकता है, डेफिनेशन, वेलोसिटी रिक्वायर्ड to remove an object from earth gravitational field is called escape velocity, ठीक है। एक ऐसी रफ्तार, एक मखसूस रफ्तार, ऐसी रफ्तार, उर्दू में क्या बोलूं मैं इसको, एक ऐसी रफ्तार रिक्वायर्ड, या फिर और क्या बोलूं, वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू रिमूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, एक मखसूस रफ्तार जिसकी वजह से किसी जिस्म को आप जमीन की शकली कशिश से बाहर ले जा सकते हैं, इसको हम लोग ग्रेस शकली रफ्तार बोलते हैं। ये उर्दू मीडियम वालों के लिए, ठीक है। इसकी वैल्यू आप याद रख सकते हैं, स्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी, वैल्यू इसकी आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एग्जामिनर यहाँ पे आपको घुमा सकता है, स्केप वेलोसिटी की वैल्यू लेके 11.2 किलोमीटर की जगह 10 की पावर 3 लिख देगा मीटर पर सेकेंड, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसी को एग्जामिनर ऐसा लिख के दे सकता है, 11.2 किलोमीटर की जगह यहाँ पे देखो, गलत गलत सवाल बच्चे ऐसा करके आते, किलोमीटर पर आर दे दिया तो ये गलत हो गया, नीचे सेकेंड रहना जरूरी है, किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये किलोमीटर मतलब किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ सवाल बन सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 2 जी एम अपॉन आर, एक फॉर्मूला ये है। स्केप वेलोसिटी का एक दूसरा फॉर्मूला मेरे पास है, अंडर रूट जी आर, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपके पास यहाँ आ रहे, एक फॉर्मूला स्केप वेलोसिटी का ये, एक स्केप वेलोसिटी का, सही लिखा मैंने, ओके, यहाँ 2 मैं भूल गया, 2 जी आर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले, ये कहाँ से आया बेटा, ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू, सही लिखा हूँ, मुझे कुछ ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा कुछ गड़बड़ किया हूँ मैंने, 2 जी एम अपॉन आर, ठीक है। देखता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ किया हूँ मैंने, बुक में है क्या, इधर नहीं है, वो आगे होगा, ठीक है। इसका ऐसा निकालते हैं, ऐसा कुछ है फार्मूला, 2 जी एम अपॉन आर, मुझे जी का एक फॉर्मूला पता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ से जी एम अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय आर, ये रूट क्यों लगा रहा हूँ, ओके, तो ये इतनी वैल्यू मेरे पास जी हो जाएगी, मतलब 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 मैं ऐसा कर सकता हूँ, यही वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में इधर आर स्क्वायर से इधर भी आर से नीचे ऐसा करता हूँ, आर से इधर और आर से इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, ये मैं बनाना देख रहा हूँ सही मैंने बनाया कि नहीं, ठीक है, मुझे थोड़ा सा डाउट जा रहा है, ओके। 2 जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू देखो, ये हो जाएगा 2 जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और आर अंदर है, और ये वैल्यू जो होती है ये जी होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो स्केप वेलोसिटी का एक ये भी फॉर्मूला है, 2 जी आर, ठीक है। तो ये यहाँ आगे हमने सही बनाया था। अब देखो, ये जो स्केप वेलोसिटी है, स्केप वेलोसिटी आप जिस बॉडी को भेज रहे हो उसके मास के ऊपर स्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करेगी। ये प्लेनेट का मास है, ये जी कांस्टेंट है, ये प्लेनेट का रेडियस है,
तो एस्केप वेलोसिटी सिर्फ डिपेंड करेगी प्लेनेट के मास पे, प्लेनेट के रेडियस पे, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेगी। आप 100 केजी की बॉडी फेंको, आप एक पत्थर को फेंको, हर चीज को आपको अगर बोला जाता है कि भाई 100 केजी को फेंक, आपको ऐसा सवाल पूछेगा कि 1 किलो का पत्थर फेंकने के लिए एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड लगी, तो 100 किलो का पत्थर फेंकने के लिए कम से कम, अच्छा हाँ ये चीज भी बताना जरूरी थी, ये वैल्यू मिनिमम है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये मिनिमम है, कम से कम इतनी तो लगनी चाहिए, इससे ज्यादा चलेगी आपको ये बोल सकता है 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड, क्या ये एस्केप वेलोसिटी हो सकती है बॉडी की? हाँ, ये मिनिमम है, कम से कम, इससे ज्यादा पॉसिबल, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा चलेगी। ठीक है, समझा? ठीक, तो मैं कहाँ पे था? हाँ, पत्थर वाले में था। तो आप कोई छोटे सी चीज को फेंको चाहे कोई बड़ी चीज को फेंको, एस्केप वेलोसिटी हर बॉडी की सेम ही रहने वाली, एक जैसी ही रहने वाली है। प्लेनेट चेंज होएगा, मास चेंज होएगा, रेडियस चेंज होएगा तो एस्केप वेलोसिटी चेंज होएगा। प्लेनेट चेंज होएगा, स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होएगी, रेडियस चेंज होएगा तो एस्केप वेलोसिटी चेंज होएगी। जिस प्लेनेट की जी की वैल्यू बड़ी रहेगी वहां पे एस्केप वेलोसिटी ज्यादा लगेगी। अर्थ की जी की वैल्यू बड़ी है तो अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी ज्यादा लगेगी। मून पे जी की वैल्यू छोटी है तो मून पे एस्केप वेलोसिटी कम लगेगी। ठीक है, समझा? बढ़िया। आगे और क्या है? पेज नंबर 13 पे बेटा आपको काइनेटिक एनर्जी के कुछ फॉर्मूले, देखो ये कोरिलेशन में आ सकता है, वहां नीचे कुछ दिया है, ये मैं लिख देता हूँ, लिखना ज्यादा बेटर है। आपको लिखा काइनेटिक एनर्जी ऑन सरफेस, कोरिलेशन में आ सकता है। काइनेटिक एनर्जी ऑन सरफेस हाफ एम वी स्क्वायर, वैसे चांसेस नहीं है ये, फिर भी ऑन सरफेस, सरफेस पे, ठीक है, सरफेस। और काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस, काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो हो जाएगी। वैसे पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी ऑन सरफेस, सरफेस पे अब भी हम लोग ने फॉर्मूला देखा -GMM/r। पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट, ये सरफेस पे, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, बहुत दूर, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो कोरिलेशन में आ सकता है, सरफेस पे ये फॉर्मूला, इनफाइनाइट पे ये पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस पे ये, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो। और कुछ लिखा मैंने, और कुछ लिखा एस्केप वेलोसिटी डिपेंड। ठीक है, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल ले लेता हूँ बेटा, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल। आपके बुक पे आ जाओ, पेज नंबर 15 पे कुछ न्यूमेरिकल दिए, वो न्यूमेरिकल मैं ले लेता हूँ, फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं, पैकअप करते हैं, खत्म करते हैं। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए मुझे ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। हाँ, पेज नंबर 15 पे जो न्यूमेरिकल है, मैं कुछ आसान आसान न्यूमेरिकल ले रहा हूँ बेटा, ये सब करके जाना, आ सकते हैं। पहला वाला न्यूमेरिकल क्या दिया? एन ऑब्जेक्ट टेक, अच्छा पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, कुठे लिखूं फॉर्मूला? इकडे, इधर ही लिखता हूँ मैं। सब्जेक्ट उठाओ आधा घंटा दो, ठीक है। विराट यूजेस गेम टाइम, ठीक, विराट यूजेस टू गेम सेट, ठीक, तो जहां टू आ रहा है ऊपर टू डाल, ठीक। आगे, एन ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन द प्लेनेट। अब देखो ये न्यूमेरिकल कैसे करना, बहुत आसान, आराम से, थोड़ा सा टाइम लेके बता रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, टाइम कितना ले रहा है? t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक। फ्रॉम अ हाइट ऑफ, हाइट का मतलब s दिया है, 5 मीटर, 5 मीटर हाइट से गिर रहा है, ठीक है, ऑन द प्लेनेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? आपको g की वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब g की वैल्यू पूछा है, अब मेरे को देखना है यहाँ पे ये तीनों चीज कहाँ पे, सबसे पहली फुर्सत में ये निकाल दो, हट गया। अब मेरे पास बचा क्या? ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये मेरे को चाहिए ही नहीं मेरे पास। अब ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल पूछेगा, ओके। जी मुझे पता करना है, ठीक है, एस मेरे पास है, टी मेरे पास है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इधर आता हूँ, वी मेरे पास नहीं था तो मैं ये जाऊंगा ही नहीं ना, वी नहीं है और जी भी नहीं है, तो दो वैल्यू अननोन हो गई। यहाँ पे वी भी नहीं है, जी भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। फॉर्मूले में वैल्यू डालता हूँ, खाली वैल्यू चिपका रहा हूँ। एस की वैल्यू 5 है, डाल दिया, हाफ, ठीक है। जी की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। टी का स्क्वायर, टी 5 था, स्क्वायर 25, ठीक है। ये इधर आया 10 हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू जी, ये, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, 0.100 1 जा 4 जा, तो जी इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट डाल दिया, खत्म बेटा। 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ठीक है, खत्म।
हो गया। नेक्स्ट, जितना बता रहा हूं उतना ही कर लो बेटा, बस हो जाएगा। बी वाला मैंने करा है, हाँ बी वाला। द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट इज हाफ, ये भी अच्छा सवाल है, अगर पूछा तो 3 मार्क्स में जाएगा बेटा। द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट बी। एक प्लैनेट ए है जिसका रेडियस आधा हो जा रहा है, मतलब आर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर बी, ठीक है। इफ द मास ऑफ द प्लैनेट एम ए, एक प्लैनेट ए है जिसका मास क्या है, एम ए, ठीक है भाई। इफ द मास, ठीक है, व्हाट विल द मास ऑफ एम बी, आपको एम बी पूछा है, ठीक है, एम बी पूछा है, ठीक है। चलो, द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ, अच्छा जी बी की जो वैल्यू है प्लैनेट बी पे, ग्रेविटी जो है वो आधा है प्लैनेट ए के, ठीक है, यही दिया। जी बी प्लैनेट बी पे ग्रेविटी आधा है प्लैनेट ए से, हाँ हाँ। हरे खुदा का किया जाए, का किया जाए, ठीक है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, जी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो बी है तो एम बी आर बी, ठीक है। हाफ वैसे, जी का यहाँ फॉर्मूला जी एम अपॉन आर स्क्वायर, अच्छा ए है तो एम ए आर ए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जी से जी घर गया, घर गया। अच्छा, मुझे पता था आर बी देखो यहाँ आर बी ऐसे ही रख रहा हूँ, आर ए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ आर बी, मैं आर बी यही रख रहा हूँ, टू को इधर भी जरूरत, तो मैं लिख सकता हूँ आर बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर ए, लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। बस इतना ही करना है, आंसर आपकी आंखों के सामने झिलमिलाएगा बेटा। एम बी वैसे ही, आर बी की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ आर ए, 2 टाइम्स ऑफ आर ए, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर डाल दिया, 1/2 था 1/2 डाल दिया, एम ए डाल दिया, आर ए स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एम बी, ये सफिक्स है बेटा, नीचे है, नीचे है एम बी, इसका स्क्वायर लूंगा तो 4 आर ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 एम ए, और यहाँ पे आर ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो आर ए से आर ए घर जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ पे 2 उधर जाएगा, तो एम बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम ए, आ गया आंसर, 3 मार्क्स में बेटा, ठीक है। आगे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अगला वाला सी वाला भी पूछ सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल, सवाल पढ़ो। हाँ भाई, द मास एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 5, एक प्लेनेट अर्थ पे आपको दिया है मास और वेट, मास आपको दिया है अर्थ पे इज इक्वल टू 5 kg, और वेट दिया है, वेट आपको अर्थ पे दिया है 49 न्यूटन, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑन द मून, मून पे वैल्यू क्या होगी, अगर बोला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मून पे क्या है 1/6 है, तो मास भी पूछा है मून पे, मास ऑन मून और वेट ऑन मून, बहुत ही आसान सवाल। मास बेटा ऐसी क्वांटिटी जो कहीं चेंज ही नहीं होगी, हर जगह सेम रहेगी, तो अगर अर्थ पे इतना मास है तो मून पे भी कितना हो जाएगा 5 kg, सेम, एग्जैक्टली सेम वही, ठीक है, आंसर आ गया। वेट अर्थ पे इतना है, मून पे मुझे पता है वेट क्या होता है 1/6 हो जाएगा, वैल्यू क्या होती है 1/6 होती है, तो वेट भी 1/6 ऑफ 49, समझा। अर्थ पे इतना है, मून पे कितना होगा, यही वैल्यू को 6 से डिवाइड, क्योंकि मुझे पता है मून पे ग्रेविटी 1/6 होगी, तो वेट भी 1/6 हो जाएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो अर्थ पे वेट था उसको 6 से डिवाइड कर दोगे, तो ये मेरा कटेगा, क्या हो जाएगा 6 1 जा 6 8 जा 48, पॉइंट लगा, 1 बचा, 0 हो गया, 6 1 जा, फिर 4 बचा, 4 बचा, 40 हो गया, 6 जा, तो वेट इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 8.16 न्यूटन, हो गया, ठीक है। 3-4 मार्क्स में तो यही सब सवाल उठाओ बेटा, करो, और यही सब पूछेगा इसमें। हाँ 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 हाँ, आगे डी वाला मैंने स्किप किया, ठीक है। डायरेक्ट आपको आना है बेटा ई वाले पे, ई वाला मैंने करा है, सिर्फ ई वाला, तो कौन कौन सा सवाल आपको करना है, ए बी सी और ई वाला, डी वाला पूछेगा ही नहीं, ठीक है, ऐसे सवाल नहीं आएंगे, बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं। अ बॉल फॉल ऑफ अ टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, आपको टी दे दिया, मैं ई वाला करा रहा हूँ आपकी बुक का। एक बॉल है, अ बॉल फॉल ऑफ अ टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, एक बॉल है, टेबल के ऊपर से गिर रहा है और 1 सेकंड में नीचे पहुंच रहा है, मतलब टाइम कितना ले रहा है 1 सेकंड, ठीक है। अज्यूमिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, g की वैल्यू आपको दे दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और कैलकुलेट द स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड हाइट ऑफ द टेबल, स्पीड पूछ रहा है, मतलब आपको v पूछ रहा है और टाइम पूछ रहा है, तो फिर से वही फॉर्मूला आप लिख सकते हो, वो पूरा फॉर्मूला आप देख सकते हो। फॉर्मूला मुझे क्या दिया, विराट यूजेस गेम टाइम, फिर विराट यूजेस टू गेम सेट, ये मेरे पास आ जाएगा,
फिर सब्जेक्ट उठाओ, आधा घंटा दो। ठीक, ये मेरे पास आ गया। क्या करें क्या करें, मुझे v पता करना है, g दिया है, ये तो निकल जाएगा, ये निकल गया, घर गया बेटा अपने, ये तो चला ही गया। अब मेरे पास v पता करना है, g दिया है, t दिया है, खत्म। ये फॉर्मूला से v मिल जाएगा, डाल देता हूँ। तो v पता करना था, ये वाला फॉर्मूला, g मुझे कितना दिया 10, t मुझे कितना दिया 1, तो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। खत्म 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 खत्म। हाँ, और मुझे क्या पता करना था, t। अरे भाई टी तो पता करना था, टी पता करना था, कैश पता करना था। क्या किया मैंने सवाल में, सवाल पढ़ा नहीं क्या मैंने ढंग से। एंड द हाइट ऑफ द टेबल, ठीक है भाई, मैं बोला यार टी तो दिया हूं पर फिर कैसे टी लिख दिया, एस पूछा है, ठीक है, वी मिल गया। एस पूछा है, एस के लिए ये फॉर्मूला है मेरे पास, एस पता है, जी पता है, टी पता है, हो गया। एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू हाफ जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, एस इज इक्वल टू ये कटेगा 5, तो 5 मीटर। खत्म। ठीक है बेटा, तो बस इतना ही कर लेना, जितना भी टाइम लिया, ठीक है। थोड़ा अगर आपको आती है चीजें तो 2 की स्पीड में देख सकते हो, थोड़ा और स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, लेकिन देखो इतनी ही चीजें पूछेगी, तो 5 मार्क्स का चैप्टर है, ये 5 मार्क्स यहीं से आएगा और कहीं से कोई सवाल नहीं बनेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है बेटा तो शेयर करो, अपने दोस्तों को भेजो, इधर उधर फॉरवर्ड करो, और कोई चीज की अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, शब्बा खैर, गुड नाइट, 4 बज गए बेटा, बाय बाय।